हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स के बारे में बात की थी कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को एक बार रिवाइज करके, यानी कि जो भी टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उनको थोड़ा रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आप देखते रहिए साथ साथ क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से। सबसे पहले हमने एटम्स के बारे में बात की थी और डायरेक्शनल एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस पढ़ी थी, जहां से हमें ये पता चला था कि एटम को आगे डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि एटम क्या है, इनडिविजिबल नहीं है। कैसे हैं, डिविजिबल है। उनके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमने इनके डिस्कवरी के बारे में बात की। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि डिस्कवरी कैसे हुई, क्योंकि हम अपने हर लेक्चर में जो है बच्चों डिस्कवरी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें है। ठीक है, आप साथ साथ रिवाइज भी कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है मास बाय चार्ज रेशियो क्या है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का मास, चार्ज, रिलेटिव मास, ये सब क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, इनकी वैल्यूज। चलो, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बाद हमने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात की, जहाँ पे हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अभी तक पढ़ा है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज हम कर लेंगे। मॉडल को रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि मॉडल को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रिवाइज कर चुके हैं कई बार। चलो, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है A से। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक नंबर का मतलब है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर हम कहें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, क्या दोनों सेम चीज है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही है ना, फॉर्मूला समझ सकते हैं इसको। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने बात की थी कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसके बारे में बात की थी। तो दो तरह जो न्यूट्रल एटम होता है बच्चों, उस पर दो चीजें होती है, एक तो नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे ये दोनों स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज, यहाँ पर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या है, बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल्स टू Z। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या है, इक्वल है। तो ऐसी स्पीसीज होती है चार्ज स्पीसीज। जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अनइक्वल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या है, अनइक्वल है, ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, जहां पर सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो हो गई न्यूट्रल स्पीसीज, जहां पर अनइक्वल है, दोनों सेम नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक, चलो, फिर हमने चार्ज स्पीशीज के बारे में भी तो बात की थी कि ये भी दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम कैटायंस कहते हैं, और एक होती है नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम एनायंस कहते हैं। तो अगर हम कैटायंस और एनायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम बात करते हैं कैटायंस की, तो कैटायंस में कैसे करेंगे, जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें से चार्ज जितना है कैटायन में, जितना चार्ज है उसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कैटायंस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, कैटायंस में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वहीं अगर हम एनायंस की बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनके साथ जितना चार्ज है उसको ऐड करना है। ठीक है, दोनों में अपोजिट। एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसमें चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है, और कैटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसमें चार्ज को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी।
यहाँ पर एडिशन करना होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कम होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, क्वेश्चन हमने ये किया था, क्वेश्चन ही कहेंगे इसको। फिर हमने बात की थी आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स बच्चों ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ये जो मास नंबर है वो डिफरेंट क्यों है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है इसीलिए। तो सिंपल सी बात है, आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यानी कि जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है वो हो गए आइसोटोप्स। कोई भी स्पीसीज अगर आपको लिखी हुई मिले जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है या एटॉमिक नंबर, मास नहीं, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो वो हो जाएंगे आइसोटोप्स। जैसे देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? 17। या हम कहें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के कितने हैं? 17। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, या हम कह सकते हैं जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर अगर देखो, एटॉमिक नंबर तो सेम है और मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये एक ही एलिमेंट के एटम है ना, दोनों एक ही एलिमेंट के एटम है, क्योंकि दोनों का देखो एटॉमिक नंबर भी सेम है तो एक ही एलिमेंट, लेकिन दोनों का क्या है? केवल मास नंबर में डिफरेंस है। तो ऐसी स्पीसीज को आइसोटोप्स कहा जाता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये लिमिटेशन था, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट ये था, उनका ये कहना था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या रियलिटी में? नहीं होता है। जिसका एग्जांपल क्या है? ये आइसोटोप्स हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ना, एक एलिमेंट के जितने एटम होंगे उनके एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमें ये दो स्पीसीज दिख रही हैं। ठीक, तो ये बात हो गई आइसोटोप्स की। बात करते हैं आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन्स ऐसी स्पीसीज जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप तो कहोगे कि ये क्या है? इसका Z है यानी कि प्रोटॉन्स है, ये इसका Z है, प्रोटॉन्स है। तो दोनों के प्रोटॉन्स तो अलग अलग है ना, अलग अलग है। और ये है मास नंबर जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। A है इसका 23 और इसका A है 24। तो दोनों का मास नंबर भी डिफरेंट है। लेकिन जब हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हैं, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करेंगे न्यूट्रॉन्स? A माइनस Z। A क्या है यहाँ पर? A है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। A है मास नंबर और Z क्या है? एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल रहे हैं। ठीक है, सेम ही बात है। Z बोल रहे हैं या Z को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ P यानी कि प्रोटॉन। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन और E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो N निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो A माइनस Z कर लेंगे। तो A माइनस Z, 23 माइनस 11 कितना आया? 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1 यानी कि 12 आया। वैसे ही A माइनस Z यानी कि 24 माइनस 12 दैट इज 24। इसका भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, इसका भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? 12 है। यानी कि दोनों क्या है? दोनों में इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इस वजह से ये दोनों क्या है? आइसोटोन्स है। ठीक है, अगर आप देखें तो दोनों में क्या है? आइसोटोन्स। क्लियर है? अब बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स ऐसी स्पीसीज होती है जिनका मास नंबर सेम होता है। देखो, आइसोटोप्स और आइसोबार्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। जबकि आइसोटोन्स, आइसोबार्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो आपको ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन दोनों है ना, लेफ्ट राइट दोनों डेफिनेशन क्या लग रही है? सेम तो है लेकिन थोड़ा अपोजिट लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सेम Z है ना, सेम A, सॉरी यहाँ पर क्या है? सेम A है और यहाँ पर सेम क्या है? Z है। यहाँ पर डिफरेंट क्या है? यहाँ पर डिफरेंट Z है और यहाँ पर डिफरेंट क्या है? A है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइसोबार्स ऐसी स्पीसीज जहां पर एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो,
इसका जो एटॉमिक मास है ये है ना इसका एटॉमिक मास, ठीक है, और ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो आप देख पा रहे हो दोनों का क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है। तो ऐसे स्पीसीज को आइसोबार कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको अलग अलग स्पीसीज ऐसी बना करके दे दिया जाएगा ना, पैर बना करके दे दिया, 2 के पैर या 3 के पैर बना सकते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनमें से जो है आपको आइसोटोप्स बताना है कौन सा है, या आइसोटोन्स बताना है, या आइसोबार्स बताना है, ठीक है। तो आप इजीली कर पाएंगे फिर उस क्वेश्चन को, अगर आपको तीनों की डेफिनेशन पता होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये वाली डेफिनेशन कर लो या ये वाली इन पॉइंट्स को नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। तो क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, फिर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर आपको रिमेंबर करना है जो फॉर्मूलाज हैं जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है। चलिए, तो जो रिसेंटली अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। टू न्यूक्लियेट्स A and B are आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है। दो न्यूक्लियेट्स हैं ए और बी, और वो क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक है। देयर एटॉमिक मास आर, इनका एटॉमिक मास है 76 और 77। तो दो है, एक है ए और एक है बी। दोनों का अगर एटॉमिक मास की बात करें, मास की बात हो रही है, तो इसका एटॉमिक मास है 76, इसका एटॉमिक मास है 77। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 32, तो ए का तो एटॉमिक नंबर भी गिवन है, वो है 32। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ बी, लेकिन बी का एटॉमिक नंबर गिवन नहीं है, बी का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सोचिए इस बारे में। चलो, तो एक छोटी सी हिंट आपको देते हैं। देखो, यहां पर गिवन है हमें ए का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 32, ठीक है। ए का एटॉमिक मास भी गिवन है। ए का जो एटॉमिक मास है, या मास नंबर बोल लो, एटॉमिक मास बोल लो, ए का जो एटॉमिक मास है वो है 76। तो ए के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो इन दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ बी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो लिखा हुआ है ना आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक। तो जो इसका न्यूट्रॉन आएगा वही इसका भी आएगा, न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, तो जेड हम इजीली फाइंड कर लेंगे क्या। देखो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे फाइंड करते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, ए माइनस जेड। ए क्या है, मास नंबर जो कि है 76, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है, ए बोलते हैं एटॉमिक मास, और जेड क्या है, -32, ये हो गया जेड। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ गया ये, 44, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 44, एन कितने आ गए, 44। अब इसके एन भी क्या होंगे, 44 है ना। ये जो हमारे पास बी है, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 44। तो अगर हम बी की बात करें, तो बी के लिए भी नंबर ऑफ एन यानी कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 44। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज गिवन है, जो कि क्या है, इसका ए यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 77। तो यहाँ पर क्या हम जेड फाइंड कर सकते हैं, जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। जेड किसके बराबर है, जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन। अब फॉर्मूला हमने ये देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड। अब यहाँ पर जेड निकालना हो तो जेड कैसे निकालेंगे, जेड निकालना हो तो ए माइनस एन कर लेंगे। तो जेड इज इक्वल्स टू ए माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जेड इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास 77 माइनस न्यूट्रॉन्स कितने हैं 44, तो कितना आ गया 3। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 33। कितना आया 33। ठीक है, ये तो 32 है, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है 33। तो ऐसे हम Z को फाइंड कर लेंगे काफी इजीली। क्लियर है? चलो एक बार आप इसको देख लो कैसे हमने सॉल्व किया है। अब एक बार खुद से भी ट्राई आप कर सकते। चलो तो ये तो हमने इजी मेथड से किया। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक्चुअल में इसको इस तरीके से आप स्टेप वाइज करेंगे। तो सॉल्यूशन जो भी आपको गिवन है वो आप लिख लेंगे। ए का मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है, ये आप भली भांति जानते हैं। ए का मतलब क्या है बच्चों, ए है हमारा एटॉमिक मास। तो ए यानी एटॉमिक मास ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ बी दैट इज 76 और 77। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ ए क्या है 32, एटॉमिक नंबर ऑफ बी क्या है नहीं है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ बी हमें फाइंड करना था। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन बी के बराबर। ए में जितने न्यूट्रॉन है बी में भी उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि ये एक आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसी है। क्या बात हो रही है, ए और बी क्या है आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। अगर यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी या आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता, या इसके अलावा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और आइसोटर्म्स हम के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आइसोटोप्स होता या आइसोबार्स होता तो भी आप समझ जाते। अगर आइसोटोप्स होता तो आप समझ जाते कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो आप इजीली कर लेते। अगर यहाँ पर आइसोबार्स होता तो आप समझ जाते कि मास नंबर सेम होगा इनका, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो आप आसानी से फाइंड कर लेते। ठीक, बस आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीसी है यानी कि आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, इनका मीनिंग होता क्या है। नेक्स्ट आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर है ना, सिंपल n इक्वल्स टू ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्यों, जेड माइनस ए क्यों, क्योंकि ए हमेशा ज्यादा होता है ना जेड से। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम होगा और एटॉमिक मास ज्यादा ही होगा, लगभग डबल होता है। ठीक है, एटॉमिक मास किसी भी एटम का। तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे ये क्या है, ए का एटॉमिक मास और ए का एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बी का एटॉमिक मास और बी का एटॉमिक नंबर सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से हमारा आ जाएगा 33। तो जैसे हमने वैसे भी सॉल्व कर ही लिया था है ना, दूसरे मेथड से सॉल्व किया था। दूसरे मेथड से भी क्या हमने सेम चीजें की थी, बस उनको हमने लिख लिया था अच्छे से जो भी गिवन था। बाकी देख करके इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आप चाहें तो वो वाला नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से ही करना है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। यानी कि हमें बताना है कि 1 ग्राम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 1 ग्राम वे करेंगे, ठीक, जिनका वेट 1 ग्राम होगा। अब देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है ना, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब हमें ग्राम में बात करनी है तो इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ग्राम में क्या हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। अब हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुगेदर 1 ग्राम वे करेंगे। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which will together weigh 1 ग्राम। तो ऐसे कितने होंगे, वो होंगे 1/9.1 इंटू 10 टू द पावर -28। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.098
इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन चेंज करके भी आ सकते हैं। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये आप यहाँ पर समझ गए। क्लियर है? चलिए, तो इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है? यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इसको आपको करना किस तरीके से है, तो इस तरीके से हमने किया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि कितने जो है वो 1 ग्राम वे करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए या उस तरीके से लिखिए जैसे हमने पहले सॉल्व कर लिया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो सेम ही चीज है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते बात करते हैं समरी की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद फिर हमें नए टॉपिक स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नया मॉडल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि नया मॉडल कौन सा है, बोर्स मॉडल। लेकिन बोर्स मॉडल आने से पहले कई सारे डेवलपमेंट्स हो गए थे। ठीक है, अब वो डेवलपमेंट क्या क्या थे जिसके बाद जो है बोर्स मॉडल आया, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले समरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थॉमसन मॉडल के बारे में बात की, जो वाटरमेलन मॉडल भी जिसको हम कहते थे। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात की, जहां पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई जाती थी थिन गोल्ड शीट पर, के पीछे से जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई गई थी, जिससे कि पार्टिकल जब जाते थे उस पर टकराते थे तो वो स्क्रीन ग्लो करती थी। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फिर यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हमने देखे कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ बाउंस बैक कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, तो कंक्लूजन भी हमने देख लिया था। अब एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें ना, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। किसमें? एक न्यूट्रल एटम में। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम की बात की थी, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। चलिए, फिर मास नंबर के बारे में बात की थी। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। अगर देखो यहां पर हमें बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, तो मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मदद से हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मदद से हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, जैसे कि हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में। फिर हमने आइसोटोप्स के बारे में बात की, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोटोन्स इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और आइसोबार्स जिनका होता है सेम एटॉमिक मास। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए समरी, क्या क्या टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। चलिए बच्चों, काफी सारे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस भी देखे, बाकी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।